गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th के चैप्टर 5 संगठन के पार्ट 4, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे संगठन संरचना, क्रियाशील एवं संभागीय संगठन। तो उसमें अंतर्गत समझेंगे हम संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, उसके लाभ हानि, और जानेंगे हम क्रियात्मक संगठन एवं संभागीय संगठन। इन सब का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो क्या क्या समझ लिया था, तो संगठन का प्रस्तावना, आशय, परिभाषा, संगठन की विशेषता एवं उद्देश्य, संगठन का महत्व एवं प्रक्रिया आदि का हमने इससे पहले की वीडियो में अध्ययन किया था। अब हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो है संगठन संरचना क्या है। तो देखिए, संगठन संरचना या क्रियाशील एवं संभागी संगठन। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या संगठन संरचना क्या है। तो देखिए, संगठन संरचना का अर्थ है कोई संगठन कैसे बनता है या उनमें किन किन बातों अर्थात किन किन तत्वों का समावेश किया जाता है। जैसे शरीर की रचना में हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त, त्वचा, नसें आदि को शामिल किया जाता है। उसी प्रकार से संगठन संरचना में कौन कौन से तत्वों को शामिल किन कौन तत्वों से मिलकर बनती है, जिसके लिए डॉक्टर विलियम एच ह्यूमैन के अनुसार कहा गया है कि किसी संगठनात्मक कलेवर का निर्धारण करते समय अनेक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अधिकारों की सीमा, विशिष्टीकरण की दिशा, उपलब्ध कर्मचारियों की योग्यता, संगठन के उद्देश्य, संगठन की लागत, संप्रेषण की सुविधा आदि। अर्थात संगठन संरचना के अंतर्गत किसी विशिष्ट व्यक्ति या समस्त कर्मचारियों के अपने अपने अधिकार एवं उत्तरदायित्वों की सीमा निर्धारित कर दी जाती है। यह क्या कहलाता है, आपका संगठन संरचना कहलाता है। अब हम देखते हैं संगठन संरचना का निर्धारण या तत्व। तो देखिए, किसी भी व्यवसाय या व्यापार में संगठन संरचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना संगठन नहीं रह पाएगा। क्योंकि संगठन संरचना या किसी व्यवसाय में उतना ही महत्व है जितना महत्व मानव के शरीर में रक्त का ब्लड का होता है, जिसके लिए पीटर एंड ड्रकर ने भी कहा है कि संगठन संरचना एक महत्वपूर्ण साधन है एवं त्रुटिपूर्ण संरचना संस्था का क्या करता है, विनाश हो जाता है। इसी प्रकार से डब्ल्यू विस्बर्ग के अनुसार भी कहा गया है कि संगठन संरचना के संबंध में अपने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए एवं संगठन संरचनाओं एवं संगठन संरचना व्यक्तियों एवं समूहों के बीच विद्यमान संबंधों की स्थापना करना है। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा संगठन संरचना क्या है और संगठन संरचना का निर्धारण या तत्व। अब इसके आगे हम समझते हैं क्या संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, प्रभावित करने वाले कारक 10 बताए गए। इसमें पहला है आपका संगठन के उद्देश्य, दूसरा है संगठन का आकार, तीसरा है प्रबंधकीय व्यूह रचना, चौथा है प्रबंधकों की योग्यता, पांचवा है वातावरण, छठवां अधिकारों की समता, सातवां नियंत्रण का विस्तार, आठवां व्यापारिक क्षेत्र, नौवां विभागीकरण और 10वां है कर्मचारियों का मनोबल। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या, तो संगठन के उद्देश्य। तो देखिए, किसी भी संगठन का निर्माण निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी संगठन का निर्माण एक निश्चित उद्देश्य मतलब एक निश्चित टारगेट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि संगठन करना ही किसी संस्था का उद्देश्य नहीं होता। संगठन संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक क्या है, मात्र साधन है। अर्थात संगठन का निर्माण करना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बनाया गया केवल एक मात्र साधन कहलाता है। ठीक है, अर्थात संस्था का उद्देश्य ही संगठन संरचना का क्या है, निर्णायक घटक होता है। संगठन संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई संस्था निकट भविष्य में अपने उद्देश्यों को सरलतापूर्वक क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे साथ ही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा संगठन का उद्देश्य, उसके कारक के अंतर्गत। दूसरा देखते हैं संगठन का आकार। तो देखिए, संगठन का आकार भी संरचना को प्रभावित करता है, क्योंकि संगठन का आकार छोटा हो या बड़ा, छोटा होने पर संगठन में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जा सकती है, किंतु बड़े बड़े संगठनों में विकेंद्रीकरण की नीति उचित नहीं है। अर्थात अधिकारों का प्रत्यायोजन क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा कारक, संगठन का आकार। अब तीसरा देखते हैं हम प्रबंधकीय व्यूह रचना। तो देखिए, प्रबंधकों की योजना
या व्यू रचना रणनीति का भी संगठन संरचना पर प्रभाव पड़ता है। अतः संगठन संरचना उनकी व्यू रचना के अनुकूल होनी चाहिए। ये क्या हो गया? तीसरा आपका प्रबंधकीय व्यू रचना, जिसके अंदर क्या बोला गया है? रणनीति का भी संगठन संरचना पर प्रभाव पड़ता है। चौथा है आपका प्रबंधकों की योग्यता। तो देखिए, प्रबंधकों की योग्यता व क्षमता का संगठन संरचना पर प्रभाव पड़ता है। यदि प्रबंधक योग्य, दक्ष या निष्ठावान होंगे तो उन्हें अन्य विशेषज्ञों से परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जिनसे यह रेखा संगठन का निर्माण कर स्वयं व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं। किंतु विपरीत स्थिति में विशेषज्ञों के सलाह हेतु रेखा एवं कर्मचारी संगठन या अन्य उपयुक्त संगठन के प्रारूप का क्या करता है? चयन करना होगा। अब देखते हैं हम क्या, तो पांचवा है आपका वातावरण। तो देश की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक वातावरण से संगठन संरचना प्रभावित होती है। ठीक है, राष्ट्रीय नीति के विपरीत या सामाजिक परिवेश के विपरीत संरचना नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रकृति के अनुरूप ही संगठन की संरचना क्या करना पड़ता है? हमको करना पड़ता है, तो संगठन निर्माण करना पड़ता है। छठवा है आपका अधिकारों की क्षमता। तो देखिए, संगठन संरचना को यह घटक भी अत्यधिक प्रभावित करता है। इसका आशय यह है कि सामान्य कार्य करने वाले को समान अधिकार दिए जाए अथवा अधूर संबंधों की जगह कटुता पैदा होगी। ठीक। सातवां है आपका नियंत्रण का विस्तार। तो देखिए, कोई प्रबंधक कितना भी योग्य व कार्यकुशल क्यों न हो, उसके नियंत्रण व पर्यवेक्षण की क्षमता क्या होती है? सीमित होती है। अतः संगठन संरचना को नियंत्रण का विस्तार प्रभावित करता है। ये क्या हो गया आपका? सातवां, नियंत्रण का विस्तार। अब आठवां है आपका व्यापारिक क्षेत्र। तो देखिए, व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार या क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, मतलब जितना बड़ा होगा, संगठन संरचना भी उतनी ही विस्तृत व बृहत आकार की होगी। किंतु व्यापार स्थानीय राज्य स्तर पर होने से व्यापारिक संगठन संरचना तुलनात्मक रूप से क्या होती है? छोटी होगी। ये क्या हो गया आपका? व्यापारिक क्षेत्र। ठीक है, अब हम समझते हैं इसी के अंतर्गत कारक संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत नौवां है आपका क्या? विभागीयकरण। तो देखिए, विभागीकरण होता क्या है? तो व्यापार में विभागीकरण के अनेक आधार हो सकते हैं, जैसे ग्राहक, भौगोलिक क्षेत्र, प्रक्रिया आदि। ये सभी व्यापारिक संगठन संरचना को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जिसके अंतर्गत विभाग के अंतर्गत किसको बोला जा रहा है? ग्राहक हो गया, आपके भौगोलिक क्षेत्र हो गया, आपकी प्रक्रिया आदि को इनमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और लास्ट और 10वां है आपका संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत कर्मचारियों का मनोबल। तो देखिए, मनोबल एक ऐसी शक्ति है जिससे प्रायः प्रत्येक स्तर का कार्य किया जा सकता है। यदि संगठन के कर्मचारी कार्य व कार्यदशाओं का प्रत्यातोषण से संतुष्ट हो तो उसका मनोबल क्या होगा? उच्च होगा। इसे संगठन संरचना आदर्श होगी और शांति का वातावरण कभी भी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा? संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत हमने उद्देश्य, उसका आकार, उसकी रचना, योग्यता, वातावरण, क्षमता और नियंत्रण और व्यापारिक क्षेत्र आदि का हमने क्या किया है? विधिवत अध्ययन किया है कि आपका संगठन को प्रभावित करने वाला। इसके अंतर्गत हम समझते हैं क्या? तो क्रियात्मक एवं संभागीय संगठन। तो देखिए, एलन ने अपनी किताब प्रबंध एवं संगठन में लिखा है कि किसी भी प्रबंधक के सामने संगठन के रूपों का चयन करते समय केवल 2 ही रूप विकल्प के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये मात्र क्रियात्मक संगठन एवं संभागीय संगठन होते हैं। प्रारंभ में कंपनी की स्थापना के समस्त क्रियात्मक संगठन अपनाया जाता है, जो बाद में धीरे धीरे संभागीय संगठन का रूप क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। ये क्या हो गया? उसके अनुसार हो गया। अब हम देखते हैं क्रियात्मक संगठन का आशय। तो देखिए, इसके अंतर्गत संस्था द्वारा संपादित की जाने वाली क्रियाओं के आधार पर संगठन संरचना तैयार की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? तो क्रियाओं के आधार पर संगठन संरचना तैयार की जाती है। इसमें संस्था की विभिन्न क्रियाओं को उनकी प्रकृति के समानता के आधार पर उत्पादन विभाग, विपणन, वित्तीय विभाग, क्रय विभाग व सेवावर्गीय विभाग में विभाजित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इन विभागों में उप विभागों का भी गठन किया जा सकता है। प्रत्येक विभाग की क्रियाओं के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु विशेषज्ञ विभागीय प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक विभाग की क्रियाओं के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु विशेषज्ञ विभागीय प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है, जो अपने विभाग के निष्पादन हेतु प्रबंध संचालक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रति जवाबदेह होता है।
वस्तुतः कार्यात्मक संगठन टेलर द्वारा बताए गए क्रियात्मक फॉरनमैनशिप का ही सिद्धांत व सुधार हुआ रूप है, जो कि विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। दोनों में मुख्य अंतर या भेद इस तथ्य का है कि टेलर ने इसे निम्न स्तर पर लागू किया है, जबकि कार्यात्मक संगठन में इसका प्रयोग मध्य व उच्च स्तर पर होता है। इसी में देखिए बताया जा रहा है कि कार्यात्मक संगठन संरचना का रेखांकित स्वरूप। तो अंशधारी संचालक मंडल, अंशधारी से संचालक मंडल, संचालक मंडल से प्रबंध संचालक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसके अंतर्गत 4 में डिवाइड कर दिया गया है, उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग और सेवी वर्गीय विभाग, जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया। उसी प्रकार से न्यूमैन, समर एंड वॉरेन के अनुसार तो क्रियात्मक संगठन में विभागों का निर्माण श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे कि पर्याप्त निपुणता की उपलब्धि, उनका समुचित उपयोग, संगठन में उस क्रिया तथा क्रिया की व्यय भार वहन करने की क्षमता को ध्यान में रखना क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। आगे समझते हैं हम तो क्रियात्मक संगठन के लाभ। तो देखिए क्रियात्मक संगठन के लाभ के अंतर्गत पहला है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, दूसरा है प्रेरणात्मक पद्धति, तीसरा है वृहत मात्रा में उत्पादन, चौथा है कुशल संगठन, पांचवा है कार्य क्षमता में वृद्धि, छठवां है आपका अनुसंधान को प्रोत्साहन, सातवां है लोचदार प्रणाली, आठवां अधिकार एवं दायित्वों का विभाजन और नौवां है आपका सहयोग। तो सबसे पहले समझते हैं हम क्रियात्मक संगठन को 8 अधिकारी वाला संगठन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8 अधिकारी वाला संगठन, 8 बॉस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसके पद्धति के गुण, पहला है आपका विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। तो देखिए क्रियात्मक संगठन से विशिष्टीकरण को भी प्रोत्साहन मिलता है। क्यों? तो यह पद्धति पूर्णतः विशिष्टीकरण पर ही आधारित है। यह श्रमिक, व्यक्ति या विशेषज्ञ केवल एक ही कार्य करता है और वही उस कार्य में दक्ष हो जाता है, अतः वह अच्छे से अच्छा कार्य करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया जा रहा है? विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। दूसरा लाभ में देखते हैं हम प्रेरणात्मक पद्धति। तो देखिए यह प्रेरणात्मक प्रणाली है, कार्य को अधिक अच्छे तथा नवीन ढंग से करने की प्रेरणा मिलती है। इससे कार्यकुशलता में क्या होती है? आपकी वृद्धि होती है। तीसरा है आपका वृहत मात्रा में उत्पादन। तो यह प्रणाली बड़े बड़े कारखाने एवं उत्पादन गृहों के लिए उपयुक्त एवं क्या है? लाभप्रद है। चौथा हो गया आपका कुशल संगठन। तो इसमें कार्य करने वाले को अन्य से कोई दखल अंदाजी नहीं मिलती, सभी का कार्य अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होता है। इसमें संगठन में शांति और प्रगति का वातावरण बना रहता है। पांचवा है आपका कार्य क्षमता में वृद्धि। तो इस प्रणाली में श्रमिकों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य दिया जाता है, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता दिनों दिन क्या होती है? बढ़ती जाती है। मतलब जिसका जिस प्रकार में रुचि रहेगा उसको उसी के अनुसार से कार्य दिया जाता है। छठवा है आपका अनुसंधान को प्रोत्साहन। चूंकि इस पद्धति में प्रत्येक कार्य में दक्ष व कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, साथ ही विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती है, अतः इस प्रणाली में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। सातवां आ गया आपका लोचदार प्रणाली। तो एक लोचदार पद्धति है क्योंकि इसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव होते रहता है, अर्थात समय समय पर परिवर्तन इसमें किया जा सकता है। आठवां हो गया आपका अधिकार एवं दायित्वों का विभाजन। तो इस पद्धति में अधिकार एवं दायित्वों का विभाजन या सीमा निर्धारित करना अत्यधिक सरल एवं आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अधिकार एवं दायित्वों का विभाजन को उनके योग्यता अनुसार किया जाता है इसलिए। और नवा है आपका सहयोग। तो इस प्रणाली में अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से एक दूसरे के कार्यों में अत्यधिक सहयोग की भावना विकसित होती है, अर्थात कोई भी एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करता और अत्यधिक सहयोग की भावना इसमें विकसित होते रहती है। इसके नाम से क्या हो गया आपका क्रियात्मक संगठन के लाभ, जिसके अंतर्गत इसे क्या बोला जाता है? 8 बॉस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 8 अधिकारों वाला संगठन भी कहा जाता है। क्रियात्मक संगठन के दोष तो देखिए, पहला है आपका अत्यधिक हस्तक्षेप, दूसरा है मशीन की भांति कार्य, तीसरा है अनावश्यक व्यय, चौथा है लिपकीय कार्य अधिक, पांचवा है अव्यावहारिक पद्धति, छठवा है कमजोर अनुशासन और सातवां समन्वय में कठिनाई। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए क्रियात्मक संगठन जहां एक और क्रियाशील एवं वैज्ञानिक पद्धति है, वहीं इनमें कुछ कमियां या दोष भी व्याप्त है, जिसमें पहला है आपका अत्यधिक हस्तक्षेप। तो देखिए इस पद्धति में विभिन्न विशेषज्ञों का हस्तक्षेप परामर्श इतना अधिक बढ़ जाता है कि प्रत्येक कार्य करने वाला श्रमिक इसे अनावश्यक हस्तक्षेप समझना प्रारंभ कर देता है। इसे कार्य के प्रति अभिप्रेरण या रुचि कम होने लगती है। दूसरा है आपका मशीन की भांति कार्य। तो देखिए
यह संगठन वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें मशीन की भांति कार्य को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि मशीन व मानव में फर्क होता है। इसका सर्वाधिक विरोध श्रमिक वर्ग में किया है। तीसरा है आपका अनावश्यक व्यय। तो विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की नियुक्ति के वेतन बढ़ जाता है। देखो, अनुनात्मक व्यय मतलब वेतन बढ़ जाता है, जबकि व्यय की तुलना में उत्पादन व किस्म में सुधार नहीं आता है। अतः यह क्या है, अपव्यय प्रणाली है। चौथा है आपका लिपिकी कार्य अधिक। इस पद्धति में कागजी कार्य अत्यधिक होता है, जिसमें उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। पांचवा है आपका अव्यावहारिक पद्धति। तो कुछ लोगों ने इसे अव्यावहारिक पद्धति कहा है, क्योंकि किसी भी कार्य में अत्यधिक विशेषज्ञ हस्तक्षेप तथा परामर्श से क्षति होने का भय बना रहता है। अर्थात किसी भी कार्य में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करने से उसमें क्या होता है, कार्य को बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। मतलब उसमें हस्तक्षेप की भावना क्या रहती है, पनपते रहती है, चाहे वो विशेषज्ञों के द्वारा हो, चाहे वो किसी परामर्शकर्ता के द्वारा हो। ठीक। छठवां है आपका क्या, तो कमजोर अनुशासन। तो क्रियात्मक संगठन में अनुशासन कमजोर हो जाता है, और कमजोर अनुशासन संगठन की एक क्या है, सबसे बड़ी बुराई है। सातवां है आपका समन्वय में कठिनाई। तो देखिए, इस पद्धति में कार्य को सरलता व स्वतंत्रता से नहीं किया जा सकता, इसे आपसी समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह क्या हो गया आपका क्रियात्मक संगठन के दोष। क्रियात्मक संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता। तो देखिए, जब कोई संगठन छोटा हो या उसका संचालन व्यक्तिगत स्तर पर होता है, तब क्रियात्मक संगठन द्वारा लाभ अधिक प्राप्त होते हैं, किंतु जैसे जैसे इन उपक्रम के आकार का विस्तार होता जाता है, इसमें क्रमशः दोषों का विस्तार तेजी से उत्पन्न होने लगता है। विशिष्टीकरण व सत्ता के केंद्रीकरण से क्रमशः लाभ के स्थान पर हानि होने लगती है, कुछ अव्यवस्थाएं फैलने लगती है। इनका सबका प्रभाव पड़ता है कि समन्वय के मार्ग में रुकावटें आने लगती है, साथ ही जिसे विकास की गति में शिथिलता आने लगती है। इस प्रकार अत्यधिक केंद्रीकरण, निर्णयन में देरी, नियंत्रण में कठिनाई, समन्वय में असुविधा आदि परेशानियों से बचने के लिए क्रियात्मक संगठन को छोड़कर संभागी संगठन को अपनाने पर बल देना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या समझा, तो संगठन संरचना क्या है, संगठन संरचना का तत्व, उसको प्रभावित करने वाले कारक एवं उसके लाभ, क्रियात्मक संगठन क्या है, उसके लाभ और उसकी हानि, इसका हमने क्या किया है आज अध्ययन।